लगभग 5 साल हो गए। ये इतना लंबा समय है कि लोग अपनी पीएचडी पूरी कर लें, नौकरियां ढूंढने लगें। इतना समय कि कोई प्यार में पड़े, शादी करे, बच्चे पैदा कर ले। इतना समय कि किसी के बच्चे इतने बड़े हो जाएं कि वो पहचानने में ना आए। इतना समय कि दुनिया गाजा में नरसंहार को सामान्य मानने लगे। इतना समय कि हमारे माता पिता बूढ़े और कमजोर हो जाएं। क्या ये हमारी रिहाई के लिए काफी समय नहीं है? ये शब्द हैं उमर खालिद के, जो लगभग पिछले 1800 दिनों से जेल में है, 5 साल से ज्यादा। और ये संघर्ष अभी भी अनवरत जारी है। फिर से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आज हम इसी बारे में बात करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। अब अगर हाल के बरसों में आप देखें तो किसी पुलिस की प्रोफेशनलिज्म पर इससे ज्यादा सवाल खड़े नहीं हुए जितनी दिल्ली पुलिस पर हुए हैं। पहले कहते थे कि मुंबई पुलिस इतनी तेज तर्रार है, प्रोफेशनल है, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस को लेकर बड़ी उम्मीदें बनी, क्योंकि ये राजधानी की पुलिस है और सीधे गृह मंत्रालय के पास है, उसके अधीन आती है। इससे ताकत भी मिली, संसाधन भी और दावे भी बहुत किए गए कि देश की सबसे आधुनिक फोर्स बन जाएगी। मगर जब फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे की हम बात करें, सब कुछ बदल गया। चाहे कानून व्यवस्था संभालने की बात हो या दंगों से जुड़े मुकदमों की जांच हो, हर जगह दिल्ली पुलिस पर उंगली उठने लगी। साफ दिखा कि पुलिस का झुकाव एक राजनीतिक पक्ष की तरफ है। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी समान रूप से सबके साथ, बिना किसी मजहबी पहचान के, वो नहीं हुई। हकीकत यह रही कि सत्ताधारी दल के लोग खुलेआम भड़काऊ भाषण देते रहे, हेट स्पीचेस देते रहे, कुछ तो दंगाइयों को संरक्षण भी मिला और पुलिस चुप रही। वहीं जो लोग सत्ता से नहीं जुड़े हुए थे उन पर मुकदमे लाद दिए गए, जातियां हुई उनके साथ। दंगे रोकने के लिए पहली बार देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा। सोचिए कैसा नजारा रहा होगा। एनएसए सड़कों पर है। पुलिस के रहते हालात इतने बेकाबू हुए कि एनएसए मैदान में आए। आज तक जिन नेताओं ने खुले मंचों से नफरत फैलाई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि पुलिस की जो छवि बनी है वो बेहद खराब है। सत्ता तो इससे थोड़ा बहुत फायदा ले रही है, मगर पुलिस की विश्वसनीयता रसातल में चली गई है। अब देखिए, दंगों में मुकदमे दर्ज हुए, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सबसे ज्यादा चर्चित केस रहा उमर खालिद का। वही उमर खालिद, जेएनयू वाला छात्र नेता, जिस पर पहले तो कन्हैया कुमार के साथ नारेबाजी करने का आरोप लगा था, दंगे भड़काने का आरोप भी लगा। कहा गया कि उसने ऐसा भाषण दिया जिससे दिल्ली में दंगे भड़के। इसी वजह से वो आज जेल में रह रहे हैं। जरा सोचिए, अदालत में उमर खालिद का वकील त्रिदीप पेस खड़ा होता है और कहता है, जनाब, ये जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है ना, ये हकीकत नहीं, एक मनगढ़ंत कहानी है। और ये पूरी कहानी टिकी हुई है सिर्फ एक वीडियो क्लिप पर जो लोगों ने फैलाई है, वायरल की है। वो वीडियो भी पुलिस ने खुद रिकॉर्ड नहीं किया है, बल्कि कुछ न्यूज चैनल्स हैं जैसे रिपब्लिक टीवी और न्यूज 18, वो चला रहे हैं। चैनल्स ने भी सीधा कैमरे से नहीं बल्कि किसी ट्विटर हैंडल से उठा लिया। गौर कीजिए, रिपब्लिक टीवी ने खुद लिखा कि ये फुटेज हमारे कैमरामैन ने नहीं बनाया है, ये हमें बीजेपी के अमित मालवीय के ट्वीट से मिला है। यानी पुलिस के पास जो सबूत हैं वो दरअसल एक ट्वीट का रिसाइकल वर्जन सा है। और पेस आगे भी बहुत कुछ कहते हैं, जैसे न्यूज 18 पर भी उन्होंने उंगली उठाई कि चैनल ने उमर खालिद के भाषण में से एक अहम लाइन हटा दी थी जो जरूरी थी। वो लाइन भी एकता और सद्भाव की थी। गांधी जी की बात कही जा रही थी उसमें से, वो हटा दी। लेकिन जो हिस्सा गायब कर दिया गया, उसके बाद बचा क्या? वही शब्द जो जबरन उग्र, खतरनाक लग सकते हैं। यानी भाषण का संदर्भ एकदम से बदल दिया गया, पलट दिया गया। पेस ने गुस्से में कहा कि पत्रकारिता नहीं है ये, पत्रकारिता की मौत है। सही भी कहा। और फिर पेस ने कोर्ट में वो क्लिप चला दी ताकि जज को असली बात पता चल सके। आप ये वीडियो जरूर देखिए। नंदा सी है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये पूरी वीडियो 40 मिनट की थी, जिसमें से कुछ सेकंड की वीडियो दिखाई गई। पुलिस ने जो आरोप लगाए, दिल्ली पुलिस कहती है कि ये जनवरी 2020 का मामला था।
तो कुछ लोगों के साथ मिलकर उमर खालिद ट्रंप जब भारत की यात्रा पर थे तो उन्होंने एक साजिश रची कि दंगा भड़काया जाए। अब यहां पर खालिद के वकील त्रिदीप पेस कोर्ट में ये कहते हैं कि ये इल्जाम कैसा है जब ट्रंप की यात्रा का ऐलान विदेश मंत्रालय ने 11 फरवरी को किया है, तब 8 जनवरी को खालिद को कैसे पता चल गया कि ट्रंप आने वाले हैं? जब सरकार को ही नहीं पता था, तब मेरे मुवक्किल यानी उमर खालिद को कैसे मालूम हो गया? क्या वो ज्योतिषी है? सवाल वाजिब सा लगता है। अब आप याद कीजिए, सीए आंदोलन का वक्त, जेएनयू हॉस्टल में घुसकर मारपीट करने वाले कुछ हिंदुत्ववादी लोग, कोमल शर्मा का मामला, जामिया की लाइब्रेरी में पुलिस की बेरहमी और धरने के बीच रिवॉल्वर ताने खड़ा एक लड़का गोपाल, अनुराग ठाकुर का गोली मारो वाला बयान और कपिल मिश्रा का डीसीपी के बगल में खड़े होकर आंदोलन करने वालों को अल्टीमेटम देना, ये सब आपने देखा। इसके अलावा भाजपा नेता रागिनी तिवारी का भड़काऊ भाषण आपने सुना। इन सब पर दिल्ली पुलिस की चुप्पी गूंगी गवाही देती रही। जो थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई भी, वो सिर्फ सोशल मीडिया के दबाव में आकर। सवाल यह है कि खामोशी पुलिस की थी या किसी और के इशारे पर? बात यहीं खत्म नहीं होती। फरवरी 2020 का ही वक्त था। दिल्ली हाई कोर्ट के जज मुरलीधर थे, संज्ञान लिया उन्होंने और सरकार को तलब कर लिया, लेकिन उसी रात उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया और अगली सुनवाई से पहले ही उन्हें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया गया। फिर भी लेकिन अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए खबरें छपती रहीं, तरह तरह की बातें पढ़ने को मिलती रहीं, हर जमानत याचिका पर दुर्गति होती रही। अब जरा सोचिए, दिल्ली दंगों से जुड़े केसों में 16 लोगों पर यूएपीए की धाराएं लगा दी गई। यूएपीए वही कानून है जो 1966 या 67 में आतंकवाद रोकने के लिए बनाया गया था। उस पर बात कर लेते हैं। इस कानून को अब 2019 में इतना सख्त कर दिया गया कि किसी आदमी को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। अब जमानत मिलना इससे लगभग नामुमकिन सा हो गया था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को यह कहना पड़ गया था कि भैया, सिर्फ जमानत रोकने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 100 से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाहों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने एक ओपन लेटर लिखा कि भाई ये कानून ठीक नहीं है, इससे लोकतंत्र और जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसको खतरा हो सकता है। देवांगना, नताशा और आसिफ जैसे छात्र नेता इस केस के सबूत हैं। साल भर सलाखों के पीछे रहने के बाद ही उन्हें जमानत मिल पाई थी। 2015 से अब तक यूएपीए गिरफ्तारियों में 70 से 72-73% का इजाफा हुआ है। एनआईए के लगभग 450 मामलों में 50-55% पर चार्जशीट दाखिल हुई है, बाकी सब जेल में चढ़ रहे हैं। ये है असली डर का शासन, भय का शासन जिसे कहना चाहिए। अब एक बार बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं स्लाइड्स के जरिए पूरे मामले में उमर खालिद के साथ कब कब क्या क्या हुआ। तो अभी बताया, छठी बार याचिका खारिज कर दी है जमानत की, जमानत नहीं होगी और उमर खालिद को फिर से जेल में ही रहना पड़ेगा। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद रह चुके हैं। 14 सितंबर 2020 से इनके ऊपर यूएपीए के तहत ये जेल में है, यूएपीए लगा हुआ है और अब तक इनको जेल में लगभग 1800 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। इसके बाद पुलिस की कहानी मैंने आपको बताई। चार्जशीट में उमर को देशद्रोह का खलीफा कहा गया है और 2020 में जो इनके ऊपर आरोप था कि ट्रंप के दौरे के दौरान चक्का जाम करने की कोशिश की। हालांकि उस ग्रुप में ये मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात कही या नहीं कही, इसके बारे में सुनने को यही मिलता है कि ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। लेकिन जिस ग्रुप में ये बातचीत चल रही थी धरना प्रदर्शन करने की गांधी के तरीके से, उस ग्रुप में ये मौजूद थे। इनकी गलती इतनी थी। लेकिन क्या ये गलती है ऐसी कि 5 साल से आदमी जेल में है और उसको जमानत नहीं दी जा रही है? वायरल वीडियो व्हाट्सएप चैट, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप, इस नाम से ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पे, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप। इसमें ये मौजूद थे और व्हाट्सएप चैट्स सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस ने पेश की। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में आरोप सच लगते हैं। कोर्ट को भी पहली नजर में आरोप सच लग गए। उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेस का कहना था, हालांकि मैं बता चुका हूं आपको, उन्होंने कहा कि कोई आई विटनेस नहीं है, बयानों में विरोधाभास है, आरोप निराधार हैं, सबूत असंगत हैं। लेकिन त्रिदीप पेस की कितनी बात सुनी गई, कितनी बात नहीं सुनी गई, ये हम सबके सामने है ही। उसके बाद जमानत की लड़ाई 6 बार खारिज कर दी गई है। अब तक जो टोटल जमानत खारिज की गई है उमर खालिद की, वो 6 बार ऐसा मामला देखने को मिला है। सबसे पहले 23 मार्च 2021 को हुआ, कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत खारिज की। 23 मार्च के बाद 24 मार्च 2022, लगभग 1 साल का अंतर है, फिर से कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका।
उसके बाद 18 अक्टूबर 2022 उसी ईयर में कुछ महीनों बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत के लिए मना कर दिया। 28 मई 2024 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद जुलाई 2024 की बात आई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। यह 5वीं बार था। 6ठी बार अभी हुआ है कि एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है, जमानत याचिका। उमर खालिद पर आरोप क्या क्या थे मैं बता चुका हूं। FIR नंबर लिखा हुआ है 59/2020, दिल्ली दंगों की साजिश और भड़काने का आरोप, दंगा भड़काने का आरोप। फिर एक और FIR है 101/2020, खजूरी खास में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप भी इन पर लगा हुआ है। IPC, UAPA और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी शामिल की गई हैं। इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए लेकिन फिर भी चार्जशीट में वो मजबूती नहीं महसूस होती, फिर भी कोई सजा मुकर्रर नहीं हुई है अभी, बस रिमांड पर हैं, जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट में 13 बार सुनवाई टल चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी पे UAPA लगा हुआ है, देशद्रोह, राजद्रोह, आर्म्स एक्ट जैसा केस चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 13 बार सुनवाई टल चुकी है। 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज होने के बाद 6 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में भी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी उमर खालिद ने 2023 में। दिल्ली पुलिस ने विशाल आरोप पत्र के लिए समय मांगा 12 जुलाई 2023 को, जब सुनवाई टाली गई। उसके बाद कपिल सिब्बल अनुपस्थित रहे 24 जुलाई 2023 को। उसके बाद PK मिश्रा ने खुद को केस से अलग कर लिया, पता नहीं क्यों। विविध दिन के कारण एक बार फिर से टाल दी गई। एक बार फिर से कपिल सिब्बल अनुच्छेद 370 के मामले में व्यस्त रहे। 2023 का मामला है। विस्तृत सुनवाई की जरूरत थी, इसलिए 1 महीने का और आगे समय दे दिया गया। समय की कमी बता दी गई, नवंबर तक फिर से टाल दिया गया। 2023 की ही बात चल रही है, ये भी 2023 की बात चल रही है। 31 अक्टूबर 2023 में याचिका को UAPA मामलों के ग्रुप के साथ जोड़ दिया गया। यहां पर अब 29 नवंबर 2023 में सिब्बल और SB राजू फिर से अनुपस्थित हो गए। 10 जनवरी को दोनों पक्ष अन्य सुनवाई में व्यस्त हो गए। फिर उसके बाद जस्टिस त्रिवेदी की पीठ लंच तक अनुपस्थित रही। इसके बाद ED मामले के कारण सुनवाई फिर से टल गई और सुनवाई टलती रही। जस्टिस त्रिवेदी SC/ST एक्ट में व्यस्त हो गए। हालांकि इसके बाद हुआ यह कि 14 फरवरी 2024 को उमर खालिद ने खुद याचिका वापस ले ली। अब उस व्यक्ति की आप मेंटल स्टेट समझने की कोशिश कीजिए। वो खुद से याचिका वापस ले रहा है कि आप मुझे नहीं देंगे, मुझे पता है आप जमानत नहीं देंगे, मैं अपनी जिंदगी इसी 3/3 की कालकोठरी में बिताने को तैयार हूं। किस तरीके से तोड़ दिया गया होगा। ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। राजद्रोह का मामला, UAPA, आर्म्स एक्ट, दंगा भड़काना, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। 5 साल बाद भी, 5 साल बीत गए हैं, मार्च 2020 से 5 साल बाद भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। 5 साल या 1800 दिन बता चुका हूं। उमर खालिद के साथ शर्जील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, शिफा और रहमान भी जेल में हैं। न्यायपालिका से सवाल, अब जो UAPA लगाया गया है, 100 से ज्यादा नौकरशाहों ने ओपन लेटर लिखा और कहा कि इस UAPA एक्ट का गलत फायदा उठाया जा सकता है ताकि लोगों को जमानत न मिले। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। तो क्या UAPA का दुरुपयोग हो रहा है? यह बड़ा सवाल है। क्या जमानत का नियम अब जेल ही नियम बन गया है? जमानत का मतलब जेल ही में रहो। दलितों और मुसलमानों के लिए न्याय अलग है क्या? सवाल है। क्या हमारी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष है? सवाल है। जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। UAPA जमानत का सबसे बड़ा रोड़ा है। किस तरीके से रोड़ा है? केस की गहराई में जाए बिना सरकार की कहानी माननी होती है। UAPA में जो प्रावधान, जो बदलाव 2019 में किए गए भाजपा सरकार में, वताली केस का हवाला दिया गया कि UAPA में गहराई में विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ये वो लाइन है जिसके जरिए आप किसी को भी UAPA लगा के जेल में सड़ा सकते हैं, उसका करियर खत्म कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला था उमर खालिद को लेकर, और सवाल कई सारे छोड़ के मैं आपके लिए जा रहा हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।